नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी समाचार की खास पेशकश चुनावी हलचल। मैं हूं मंजर आलम। चुनावी हलचल का जायजा लेते हुए हम आ पहुंचे हैं असम के कोकराझार लोकसभा चुनावी क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं यूजी ब्रह्मा जी, जो यूपीपीएल के उम्मीदवार हैं और काफ़ी चर्चा में हैं इस वक्त, क्योंकि इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। ब्रह्मा जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप राज्यसभा से भी रहे हैं और अब फिर लोकसभा से किस्मत आजमा रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि इस वक्त आप अपने को चुनावी मैदान में किस स्थिति पे देख रहे हैं, कितना चैलेंज मान रहे हैं? चैलेंज तो बहुत सारे है, लेकिन पहले जैसा नहीं। थोड़ा सा पहले की जो कंपैरिजन है इससे ज़्यादा आसान दिखने लगा है, क्योंकि लोग यहाँ खुद परिवर्तन चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो जीत के गया था नव कुमार सोरनिया, बोरो की सेंटिमेंट को लेके, तो उनसे तो कुछ नहीं हुआ। 5 सालों में वो जितना भी वादा किया था कुछ नहीं कर पाया। तो उनका भी जो चुनाव के बाद जो संसद हुआ एमपी में, उनका जो भूमिका है, जो रोल है, इसको काफ़ी निराशाजनक रहा। तो लोग उनसे भी छुटकारा चाहते हैं। और बीपीएफ का जब 15 साल का सेशन है बीटीसी में, ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा ही उठने लगा अभी। इसीलिए मैं लगता हूँ वो दोनों को छोड़ के तो बाकी कोई हिसाब में नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि इस बार मेरा काफ़ी मजबूत स्थिति है। प्रमिला रानी ब्रह्मा को आप किस स्थिति में देख रहे हैं अपने सामने? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कहाँ देखते हैं? नहीं, प्रमिला रानी ब्रह्म हो सकता है दूसरे नंबर में रहेगा, लेकिन तीसरे नंबर के साथ उनका जो मार्जिन है ये ज़्यादा नहीं होने वाला। तीसरे नंबर में नव कुमार सोरनिया होने वाला है शायद, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये ज़्यादा मार्जिन नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रमिला रानी ब्रह्म 30 साल से वो एमएलए रहा और 15 साल से मंत्री रहा। वही तो सवाल लोगों के बीच में चल रहा है कि एक एमपी ज़्यादा ताकतवर है या एक मंत्री। लोग तो एमपी छोड़ के मंत्री होने के लिए आता है, तो मंत्री छोड़ के क्यों एमपी होने जा रहा है? क्या आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं, जिस मुद्दे को लेकर आप मतदाता के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? नहीं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, हर क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन, इसमें कोई डेवलप नहीं आया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ जो सोशल प्रॉब्लम होता है। आप डेवलपमेंट की जब बात करेंगे, सोसाइटी अगर शांत में नहीं है तो डेवलपमेंट कैसा होगा? वही तो एक रीजन है नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ। जो अशांत अंचल, अशांत क्षेत्र हैं, वहाँ उग्रवाद की समस्या होता है, इसमें भी है। अब भारत सरकार के साथ एनडीएफ भी 2005 साल से अभी शांति बातचीत कर रहा है, लेकिन भारत सरकार कोई नतीजा में नहीं आया। और इसके साथ साथ वो जो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से डेमोक्रेटिक मूवमेंट आ रहा है, वो लोग एक साथ होके हम लोग भारत सरकार को एक मौका दे रहा है कि शांति वार्ता सफल हो, एक समझौता हो बोडो के साथ भी, लेकिन तो कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में भी काम करना होगा हमारे लिए। यहाँ भ्रष्टाचार की बात होता है। बीटीसी में दो बार केक का जो रिपोर्ट आया, इसमें हजारों करोड़ रुपयों की भ्रष्टाचार निकल के आया। तो इसके ऊपर में भी कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। और सबसे बड़ा बात है कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, हालत अच्छा नहीं है। आज भी यहाँ से हजारों की तादाद में गुजरात, बेंगलोर में लेबर करने के लिए जाते हैं। अगर यह इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है, इतने लोग लेबर करने के लिए क्यों जाते हैं? यह सब बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भ्रष्टाचार भी आपका एक मुद्दा है। दूसरा जो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जो शुरू से यहाँ पर रहा है, वो है सेपरेट बोडोलैंड स्टेट की मांग का। क्या वो मुद्दा भी आपके एजेंडा में शामिल है? नहीं, एक सेपरेट बोडोलैंड की मांग एक इतिहास की पटभूमि में होके आया 1967 से लेके अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। तो जरूर इसको खत्म करने के लिए गणतांत्रिक आंदोलन हुआ है और भारत सरकार के साथ बातचीत भी होता है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया जाता है काफ़ी नहीं होता। ज़रूर मेरी तरफ से मैं अगर संसद होके वहाँ जाते हैं तो इसके बारे में बात करना ही होगा। और ये भी एक बहुत सारे एजेंडा की बीच में ये भी एक एजेंडा है। और लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि शांति तो चाहते हैं यहाँ लोग, और शांति अगर चाहते हैं तो इसको जानना होगा इस अशांति के कारण क्या है, यहाँ शांति को बिगड़ने वाला फैक्टर क्या है। जब तक समाज में एक बंदूक की आंदोलन चलता है शांति नहीं हो सकता। अगर शांति परमानेंट करना है तो बंदूक की आंदोलन को खत्म करना होगा। इसके लिए तो एक राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरी होता है। और ये अगर बोडोलैंड के बारे में जो बातचीत होता है या इसके बारे में जो बातें होते हैं इसमें, इसको लेके इतना सेंसिटिवली देखने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा को लेके हम एक राय बन सकता है तो एनडीपी को लेके क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हम चाहते हैं शांति, और शांति का मूल जो ये होता है वही है जो इसी से ही शांति होगा। जैसे कि नागा विद्रोहियों को लेके बहुत सारी बात थे, नागा समाज बांटे हुए थे, कभी भी क्या कि एनेशियन के बारे में बात करने के लिए डरते थे लोग, पॉलिटिकल पार्टी। आज क्या हुआ, सारे नागा लोग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ में बोला तो एनेशियन का जो प्रक्रिया है अच्छी तरह से चलने लगा। अभी शांति नागालैंड में है, हम चाहते हैं कि नहीं इसके बारे में। तो आपको लगता है कि ये सेपरेट बोडोलैंड स्टेट की जो मांग है इस पे प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, बातचीत शुरू होना चाहिए, तभी किसी न किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है ना? जरूर सरकार डील से करना होगा, इसको सीरियसली करना होगा। ऐसे नहीं है कि राजनीति मुनाफा के लिए चुनाव के पहले बात किया और उसके बाद में खत्म कर दिया। तो मैं जरूर चाहूँगा चुनाव के बाद सरकार जो भी होगा ये सीरियसली ले ले, सीरियसली इसका प्रोसेस को स्टार्ट करें। ये आपके चुनावी मैनिफेस्टो में है, जनता से वादा? हाँ, और चुनावी मैनिफेस्टो में है। और सबसे ये सिंगल पॉइंट एजेंडा तो नहीं है, बहुत सारे एजेंडा है। उसके बाद में इसके बीच में ये भी एक एजेंडा, ये भी एक एजेंडा है। प्रमिला रानी ब्रह्मा बोलती हैं कि उन्होंने बहुत विकास का काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, ब्रिज बनाए हैं, जो गांव में लोग जा नहीं सकते थे वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं। आप क्या मानते हैं? आप भी यहाँ पर हैं, यहाँ की राज्यसभा से सांसद रहे हैं, विकास कितनी तेजी से हुआ बीटीएसी बनने के बाद? नहीं, विकास अगर कुछ हुआ तो एक दो बात के लिए हुआ। जब समझौता हुआ था बोडो एकॉर्ड 2003 में, उस बात वादे किया था सरकार की तरफ से कि सीआईटी बनाया जाएगा। ये समझौते की बात है, एक किसी एक की क्रेडिट की बात नहीं होता। तो सीआईटी बनाया गया। और रास्ते की बात जब होता है कि सारे इंडिया में जो प्लानिंग चल रहा है रास्ते को लेके, गांव के रास्ता, शहर के रास्ता, सबको विकास करना है, तो नेशनल एजेंडा है, ये सिर्फ बीटीसी का एजेंडा नहीं है। और प्रमिला रानी ब्रह्मा अगर ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी किया, अभी भी करने की बाकी है, तो वो पार्लियामेंट में क्यों जाना चाहती है? क्योंकि वहां जाके तो ये सब कर नहीं पाएगा वो, यहाँ रह के कर पाते थे। ये महिलाएं की बात करते हैं, महिलाओं के विकास के लिए अगर 15 साल में कुछ नहीं कर पाया, एक साधारण एमपी बन के वह बातें कर सकता है, आप पॉलिसी नहीं ले सकता, तो वो क्यों जाना चाहते हैं पार्लियामेंट में? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। क्या वजह है जो सिटिंग मिनिस्टर है वो मिनिस्ट्री को या मंत्रित्व छोड़ के पार्लियामेंट में एक एमपी बन के रहना चाहती है? यूडीएफ का सपोर्ट आपको मिला है, आप उसको कितना स्ट्रांग मानते हैं अपनी जीत की तरफ जाने के लिए? नहीं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इन असम ये यूडीएफ भी है। और बदरुद्दीन अजमल पर्सनली बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। हमारे बीच में यही तय हुआ कि हम लोग उन लोगों को धुबरी में, बरबता में सपोर्ट करेंगे। धुबरी में 55,000 जैसा हमारा वोट है, हमारी बातों से, हमारी कमान से वो लोग अजमल साहब को वोट देंगे। या बोधपेटा में भी हम लोग यूडीएफ को सपोर्ट करने वाला है, तो इसके बदले में हमको सपोर्ट किया। उसके बाद में हमारा कुछ बातें तय हुआ है कि जैसे कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जैसे कि माइनॉरिटी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, संघर्ष पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को पुनर्संस्थापन की काम करना और शांति लाना, निरापत्ता प्रदान करना, ये सब बातें लेके हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग में आ गया। अब मुझे लगता है कि आजकल तो जनजाति की जो वोटों हैं, मैं बोडो वोट नहीं बोलूँगा, जनजाति वोट 6 लाख, करीब 6 लाख है। तो इसमें ज़्यादातर जनजातियों की वोट, मोर देन 80% ट्राइबल वोट्स, ये मेरी तरफ आ रही है। और उसके बाद में जो यूडीएफ का सपोर्ट आने के बाद माइनॉरिटी वोटों का ज़्यादातर वोट मेरी तरफ आ रहा है। कितनी % आएंगे मैं बता नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा मैं मिलने वाला हूँ। इसके बाद भी देखिए तो यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग हैं, बंगाली लोग हैं, गोरखा लोग हैं, नागजुकी है और मदाही है, उन लोगों से अलग अलग से मेरा बहुत बार बात हुआ। तो वो लोग खुश नहीं सकते मुझसे, सिर्फ परिवर्तन चाहते हैं
हीरा सरनिया से छुटकारा चाहते हैं और बीपीएफ से छुटकारा चाहते हैं। बाकी कांग्रेस तो कुछ नहीं दे पाएगा, कांग्रेस को लेके उम्मीद नहीं है इन लोगों का। कांग्रेस को लेकर के उम्मीद नहीं है? नहीं, यहाँ कांग्रेस को लेकर के उम्मीद क्यों नहीं है? नहीं, यहाँ कांग्रेस 20 सालों से राजनीति छोड़ दिया था। उन लोगों ने हग्रामा को लेके, हग्रामा के साथ मिलके पॉलिटिक्स छोड़ दिया था। कोई पार्टी होती नहीं है, सारी पार्टी खत्म हो गया यहाँ। तो वो 20 सालों के बाद अगर ओल आके यहाँ कहते कि कांग्रेस को वोट दो तो लोग कैसे देंगे? क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है। कांग्रेस बुरी पार्टी ऐसा नहीं मैं कहा, लेकिन ये पार्टी का जो स्थिति होता है बीटीसी एरिया में जो देखा गया, इसको लेके उम्मीद नहीं रख रहे लोग। सीएबी और एनआरसी का भी कुछ मुद्दा है कहीं पर? आपको एक कैंपेन के दौरान ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर में सीएबी या एनआरसी को लेकर के भी कुछ नाराजगी है? नहीं, सीएबी को लेके तो एक राय बन गया असम में। देखिए, सीएबी को होने नहीं देना चाहिए। इसके लिए तो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने आशु के साथ या किसी भी असम के संगठन के साथ मिलकर आंदोलन भी किया। यूं ही मेरा राय भी है, सीएबी बाद में भी नहीं होना चाहिए, अभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पे नागरिक को बांटना ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है। सिंपल वही बात मैं जानता हूँ। और एनआरसी को लेके एक बात, एनआरसी शुद्ध एनआरसी होने में कोई बाधा नहीं है। सभी चाहते हैं कि करेक्ट एनआरसी हो असम में, बल्कि इंडिया की हर स्टेट में हो, ये भी चाहते हैं। लेकिन एनआरसी के नाम पे यहाँ देखा गया कि बहुत सारे भारतीय नागरिक के नाम बात गया और उन लोगों की जिंदगी में कुछ तकलीफें आई हैं, जैसे कि उन लोगों को बार बार हियरिंग में जाना, अपने भविष्य के लिए अनिश्चितता में हैं लोग। हर जाति के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर माइनॉरिटी और हिंदू बंगाली के बीच में है। तो इसको लेके नाराजगी जताई है और मेरा भी मानना है कि अगर ये प्रक्रिया खत्म हो जल्द ही जल्द और लोगों को संदेश क्या है कि सस्पेक्टेड फॉरेनर्स के नाम पे जो हैरेसमेंट देने का काम है या हैरेसमेंट हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि मैं अभी भी जिंदगी में अगर राजनीति में मैं था, 2002 से मैं राज्यसभा में था, लेकिन पब्लिक की वोट लेके मैं कभी भी पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं गया। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट लोगों के साथ काम करने के लिए मेरा कोशिश होगा इसमें कि अगर मैं जीत जाता हूँ, मैं उसी तरफ उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि इस एरिया में आज की बार आने वाले 50-100 साल में कोई सांप्रदायिक संघर्ष ना हो। इसके लिए मैं काम करूंगा, वातावरण तैयार करने के लिए। और इसके लिए हर जाति के साथ, हर संगठन के साथ मिलके ये आइडिया शेयर करना और बात करना ये जरूरी है। इसीलिए संघर्ष मुक्त समाज करने के लिए हम एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो ये थे यूजी ब्रह्मा जो बता रहे थे और अपनी जीत को लेकर उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जीत हासिल करेंगे इस चुनाव में, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं और यूजी ब्रह्मा लोगों के साथ रहकर बीटीसी के लिए और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और चुनावी हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।